ऐसा लगने लगता है कि मैं संतोष मिश्रा की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा हूँ। इतना मिल गया है वो दोनों किरदार। मेरी बीवी भी कभी कभी टोक देती है, मतलब कि अच्छा तो संतोष मिश्रा आ गए घर पे, संतोष मिश्रा को निकाल दीजिए बाहर। वो सीन था, उसको मारते हैं और मैं कंबल से उसका मुंह ढाक के उसको गिराता हूँ, फिर वो भागता है, फिर जीप से हम पीछा करते हैं उसका। ऐसे बांस और रॉड ऐसे निकले हुए। अब मैं क्या करूँ, मैं बाहर हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये मुझे लग जाएगा और फट जाएगा। तो वो मुझे नहीं भूलता। कभी कभी ख्वाब में मेरे आता है कि ढाक के दूसरा वाला टेक किया मैंने तो कहता एक और करते हैं भाई। और वो अनुराग, वो लालची आदमी, हाँ वो लालची आदमी का अगर एक्टर कुछ दे देता तो उसको कहता हाँ और बढ़ाते हैं उसको, और चाहिए। हाँ अमित जी जैसा बनना है ये तो उस हद तक तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ ये था कि भाई एक स्कूल से पढ़े हुए हैं, दोनों ने वहाँ का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो जीता हुआ है, उन्होंने भी और मैंने भी। उन्होंने मुझसे बोला कि यू नो आई वन द कैंडल्स कप फ्रॉम द, मैंने कहा सिर्फ आप ही नहीं सर, मैंने भी जीता है। नमस्कार, मैं हूं सत्या, आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी में। आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हें आपने मिशन ऑफ रानीगंज में देखा होगा, उन्हें आपने श्रीकांत में देखा होगा, उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखा होगा, और कहीं नहीं तो आपने उन्हें गुल्लक में तो देखा ही होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जमील खान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी में। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि आपका भदोही से मुंबई तक सफर तय करने का आपने सोचा भी कैसे? मुंबई बाय डिफॉल्ट इनिशियली ऐसा कोई प्लान था नहीं। भदोही में पैदाइश हुई, शुरू के कुछ साल वहाँ पढ़ा, फिर शेवुड चला गया, नैनीताल में 10 साल वहाँ पढ़ाई की, 12th ख़त्म किया, फिर अलीगढ़ चला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और थिएटर करता था शेवुड के दिनों से ही। तो एक्टिंग से जो एक लगाव है, एक जुड़ाव है और एक इंटरेस्ट है वो वहाँ से ही था, जो कि जग जाहिर हो गया। अब तो सभी को मालूम हो गया है कि मैं IITG का एग्ज़ाम लिया मैंने और मेरा नहीं हुआ। तब मैंने रुख मोड़ा एक्टिंग के लिए, एक्टिंग की तरफ फुल टाइम उसके बारे में सोचा और सोचा थिएटर करने का। और मुंबई आने का मकसद थिएटर ही था। और फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि नसीर भाई से मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ काम करना शुरू किया, और सीखने का जो सही मौका मिला वो नसीर भाई के साथ ही मिला। उनके साथ काम करके, उनके थिएटर कंपनी में प्लेज करके। जब आप AU में थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपने सोचा भी था कि आप इधर आएंगे, मुंबई आएंगे और एक्टिंग करेंगे, मतलब एक्टिंग को प्रोफेशन बनाएंगे? क्योंकि आप तो IIT भी आपने दिया, मतलब एग्जाम दिया है आपने, तो क्या उस वक्त कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको था कि आपको आना है यहाँ पर, या फिर नहीं? कहीं तो था, क्योंकि नसीर भाई यहाँ पर थिएटर कर रहे थे और मैं पढ़ता था उनके बारे में। क्योंकि वो नसीर भाई का जो बैकग्राउंड है मेरे बैकग्राउंड से कुछ हद तक मिलता जुलता है। वो नैनीताल में सेंट जोसेफ में पढ़े थे, मैं शेवुड में पढ़ रहा था। मेरे भाई, हालांकि मेरे बड़े भाई सेंट जोसेफ में पढ़े थे, और तो एक था कि यार नैनीताल से पढ़े हुए हैं, फिर AMU में पढ़े हुए हैं वो भी, और थिएटर कर रहे हैं, इंग्लिश थिएटर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये कोशिश करनी चाहिए वहाँ पर जाके। और मुझे मालूम भी नहीं था कि कोई एक्टिंग स्कूल्स होते हैं या ड्रामा स्कूल होता है। बस एक जुनून था, एक ये था कि करना है और नसीर भाई कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे और शुरू कर देंगे। ये मेरी कमअक्ली थी, मेरी नासमझी थी, मेरा बचपना था कि ये सोच के आया कि भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं लोग, मैं पहुँचूँगा और मुझे वहाँ पर लोग शामिल कर लेंगे। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि नसीर भाई से मेरी मुलाकात करवाई। उनके एक कज़न हैं जो मेरे साथ शेवुड में भी थे और AMU में भी थे, तो उन्होंने मुलाकात करवाई, अकबर ने। और फिर उसके बाद मैं थिएटर करने लगा, वही एकदम छोटे रोल में, क्राउड में टाइप के। तो उससे शुरुआत की और करते करते फिर
दो प्रोडक्शंस जो बहुत मकबूल हुए थे, मंटो इस्मत हाजिर हैं और कथा कोलाज, जो कि मेरे थिएटर के सबसे पसंदीदा प्रोडक्शन हैं। तो वो किया मैंने और वहाँ से फिर फिल्मों में, एडवर्टाइजिंग में सिलसिला शुरू हुआ। भाई आपका फिल्मों से पहले एडवर्टीजमेंट में हुआ? नहीं, एडवर्टाइजमेंट से पहले शायद फिल्में शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। लेकिन ये कि एडवर्टाइजिंग से एक पहचान ज़रूर मिली, एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर आ गया कि भाई अगर कोई नाम लेता था कि भाई वो एक एक्टर है जमील खान, उसको तो लोग पूछते थे कौन जमील खान। जिसने थिएटर देखा होता था वो समझ जाते थे कि अच्छा भाई जमील खान वो। जिन्होंने प्लेज नहीं देखे होते थे मेरे, उनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो जब ये ऐड आया मेरा, तब वो रेफरेंस पॉइंट बन जाता कि अरे वो ऐड देखा है, पेंट का कमर्शियल था। अच्छा, ओके। वाह सुनील बाबू, नया घर नई गाड़ी। हाँ, वो बैठे स्कूटर में आते हैं और बढ़िया है। हाँ, उससे एक पहचान बनी और फिर उसके बाद फिर चीजें खुलती चली गई। अच्छा, आपने जो स्कूल से पढ़ाई की वहां से अमिताभ बच्चन जी हैं। सो ये भी था दिमाग में कि अमित जी जैसा बनना है, वहां जाना है, वहां पहुंचना है, इसी स्कूल में है आप? अमित जी जैसा बनना है ये तो शायद सोचना मतलब उस हद तक तो नहीं सोचा था। लेकिन हाँ ये था कि भाई बच्चन साहब हैं वहाँ पर, एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, दोनों ने वहाँ का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो जीता हुआ है, उन्होंने भी और मैंने भी। इनफैक्ट मेरी जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे जिक्र किया चीनी कम के वक्त। हाँ बताया जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे बोला कि यू नो आई वन द कैंडल्स कप फ्रॉम द। मैंने कहा सिर्फ आप ही नहीं सर, मैंने भी जीता। तो कहने वेरी गुड। तो मतलब एक कमरादरी हो जाती है हमारी बोर्डिंग स्कूल वालों की ना। हालांकि मुझसे बहुत सीनियर हैं और ओहदे में और रुतबे में और नाम में हर लिहाज से बहुत बड़े हैं मुझसे, लेकिन जब वो मिले तो उतनी मोहब्बत से और उतनी कमरादरी से मिले जैसे कि पुरानी दोस्ती है हमारी, और बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मिले। और वो जिस मकाम के इंसान हैं वो आपको एहसास ही नहीं होने देते कि वो क्या हैं और आप कुछ नहीं हैं। आपको कुछ ना होने का एहसास नहीं दिलाते, वो एहसास दिलाते हैं कि आप हैं। आप हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्चुअली जिस मुकाम में वो हैं उसके बाद आप उनसे मिलेंगे तो आपको वो इतना भी महसूस कराएं कि आप हैं, आपकी वैल्यू है। बिल्कुल। और वो इस तरीके से मिलते हैं वो कि भाई आए और हाय आई एम अमिताभ बच्चन, खुद को इंट्रोड्यूस करते तो मतलब आदमी तो ऐसे ही ढह जाए कि सर आप इंट्रोड्यूस, हाँ मतलब यू डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन। तो वो वहाँ से शुरू करते हैं वो, एंड ही मेक्स यू फील कम्प्लीटली एट ईज। और वो समझते भी हैं शायद कि ये नया बच्चा है, शायद घबरा जाए या नर्वस हो जाए, तो उसको वहाँ से निकाल देते हैं वो। खैर मेरा तो एक कनेक्शन शाहरुख का निकल आया तो वो एक और भी अलग चीज़ हो गई, कनेक्शन था वो। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो अपने सारे को एक्टर्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि वो जो घबराहट है अंदर की, अमिताभ बच्चन सामने या फिर एक्टिंग करनी, इनके सामने एक्टिंग करनी, हाँ इनके साथ एक्टिंग करनी है, इनके सामने एक्टिंग करनी, तो आदमी ऐसे ही पानी हो जाएगा। अच्छा, आपने नसीर जी के साथ मतलब थिएटर वगैरह, उनके थिएटर में काम किया, बहुत कुछ सीखा होगा वहाँ से? जो कुछ अगर सीखने की बात कही जाए तो वहीं से सीखा। हालांकि उस तरीके से उन्होंने कभी नहीं सिखाया कि A+B = whatever, कोई फॉर्मूला नहीं समझाया उन्होंने। लेकिन उनके साथ उनको देख के, उनको सुन के, उनके तरीके को समझ के सीखा धीरे धीरे अपने आप का। हाँ, सीखते चले और ऑन द जॉब प्लेस करते थे। तो और मेरा ये है कि उनका वो कभी कभी बोलते भी थे कि किसी की नकल मत करना। नहीं, एक बार उन्होंने तो पूछा कि कौन से तुम्हारे फेवरेट कौन है? मैंने कहा कोई एक नहीं है। कह रहे फिर भी कोई तो होगा। तो मैंने कुछ बाहर के एक्टर्स के नाम गिनाए, कुछ हिंदुस्तानी एक्टर्स के नाम गिनाए। तो उन्होंने कहा ये जितने हैं ना तुम्हारे अंदर ये नहीं मिलने चाहिए, इनको निकाल दो। तो मैंने कहा आप भी उसमें से एक है। कहते मुझे भी निकाल दो।
तो ऐसा था। तो कह रहे थे उनका, हाँ वही मतलब था कि अपनी एक स्टाइल पहचान बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, अपना एक तरीका बनाओ, और वो खुद से ही आएगा। आपको रास्ता खुद तय करना पड़ेगा, आपको तरीके खुद बनाने पड़ेंगे। फॉर्मूले या एक्टिंग के तरीके बहुत सारे हैं, पहुंचना वही है सबको। रास्ते भले ही अलग अलग हों, आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। आपने कई मूवीज करी, कई सारी, बट गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मतलब अलग ही, मतलब फिर तो आप पहचान ही मिल गई, मतलब एक्चुअली घर घर में लोग समझने लग गए कि हाँ जमील खान जी। वहां पे कैसे आपको वो रोल मिला और किस कदर वो शूटिंग हुई, क्या कुछ खास रहा वहां? गैंग्स ऑफ वासेपुर में मेरे ख्याल में जो कुछ जाने पहचाने चेहरे थे, सबसे बड़ा चेहरा मनोज बाजपेयी का था। फिर उसमें से कुछ जान पहचान जो थी लोगों में, वो मेरी थी, पीयूष भाई की थी, पीयूष मिश्रा की, और शायद ज़्यादातर लोग काफ़ी नए थे, उतने पहचाने चेहरे नहीं थे। उसके बाद सारे तुर्रम खां बन गए, या बहुत सारे तुर्रम खां बन गए। तो मैं उतना अननोन नहीं था, शायद इसीलिए पार्ट 1 में आप अगर गौर करेंगे तो पार्ट 1 में नोन चेहरे ज़्यादा थे। मनोज भाई हो गए, मैं हो गया, पीयूष भाई हो गए, और ये वो लोग हैं सब जो थिएटर अमूमन करते ही रहते हैं। जी, तो और भी नवाज वगैरह भी इन लोगों ने भी किए थे, लेकिन बड़े छोटे छोटे रोल किए थे। मेरे ख्याल तमाम एक्टर्स जो थे, राजकुमार राव भी था उसमें, उसकी शाहिद तब तक नहीं आई थी, शायद शूट कर चुका था वो, लेकिन आई नहीं थी। तो मैं ये कहूँगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में सेमी नोन चेहरों में मैं भी था, और क्योंकि वो उस इलाके की कहानी थी, इसलिए मनोज भाई के साथ मैंने एक कमर्शियल एक ऐड किया था, शौक बड़ी चीज़ है जो, तो उसमें मैंने मनोज भाई से ऐसे ही जिक्र किया था कि भाई अनुराग का जिक्र किया उन्होंने, मैं कहा, तो मैंने उनसे बोला कि अनुराग को मेरा सलाम कह दीजिएगा। तो उनका जानते हो? मैंने कहा हाँ। वो आप जानते थे? हाँ, वो थिएटर वेटर अनुराग भी करा करता था और मैं भी करता था, तो एक दूसरे को जानते थे। तो मैंने ऐसे ही कहा कि मैंने कहा कि मेरा सलाम कह दीजिएगा। तो फिर जिक्र हुआ मेरा वहाँ पर, मनोज भाई ने बोला, तो फिर वही होता है कि हाँ क्लिक हुआ, तो हाँ बुलाओ। फिर उसके बाद असगर खान से हाँ आप बन गए। फिर आपने कोई ऑडिशन नहीं? अच्छा, उन्होंने आपको थिएटर में ऑलरेडी देखा था? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ एक ऑडिशन पहले किए हैं, लेकिन जो भी ऑडिशन किए मेरा मुझे नहीं याद आता कि ऑडिशन किया हुआ कोई रोल मुझे मिला हो। ज़्यादातर इनफैक्ट कोई भी रोल ऐसा नहीं है मुझे जो लगता है कि ऑडिशन किया हो और उसमें मिला। वो थिएटर में देखा लोगों ने और कि हाँ यार ये इंटरेस्टिंग एक्टर है, वहाँ से उठा लिया। अच्छा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये भी रीज़न रहा होगा कि आप यूपी से हैं, मतलब भदोही से, तो एक टच आएगा, एक वहाँ का आप अपनापन महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपने जितनी पहले मूवीज करी वो इतनी रियलिस्टिक नहीं जितनी एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर है। मतलब हर अगर यूपी का कोई इंसान यूपी के इंसान को जानता है तो वो रिलेट कर जाएगा कि हाँ ये चीजें वहाँ होती है, ऐसी ही बातें वहाँ होती है, कहा जाए तो ऐसी ही बकेती वहाँ होती है। तो ये बहुत नॉर्मल है कि लोग रिलेट कर जाते हैं, तो ये भी एक वजह थी आपको। आई एम श्योर अनुराग के दिमाग में ये बात तो होगी, क्योंकि वो जानता था कि मैं भदोही से हूँ और वो भी बनारस से है। तो कहीं एक मेरे ख्याल में उसके दिमाग में भी होगा कि भाई उसी इलाके का है तो ये चीज़ों को समझेगा और उसकी अदायगी अच्छे से करेगा। और क्या, असगर खान का आपका फेवरेट कौन सा चीज़ था वहाँ पे पूरे मतलब शूट में? आपका फेवरेट क्या रहा असगर खान का? बाप रे, बहुत पुरानी बात हो गई। तो मेरा फेवरेट क्या था, मतलब फेवरेट कुछ सीन? खास फेवरेट, मतलब जिससे करने में आपको मजा आया या फिर कुछ रिलेट कर गए, मतलब कुछ मजेदार चीज जो आपको लगी हो असगर खान के रोल में? क्योंकि एक वायरल होता है वो जेल में जाने वाला जो है ना कि हम भी चलेंगे, वो बहुत क्लिप वायरल हुई थी। तो वैसे ही ऐसा कोई सीन जो आपको आपके जहन में हो कि ये मजेदार था? मैं मजेदार से ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई थी। वो एक पहलवान को मारने वाला जो सीन है, जो सूजे से मारता है ना, वो बर्फ तोड़ने वाला जो उससे, ओके, हाँ 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 हाँ, तो वो सीन था। उसको मारते हैं और मैं
कंबल से उसका मुंह ढाक के उसको गिराता हूँ, फिर वो भागता है, फिर जीप से हम पीछा करते हैं उसका। तो मैं जीप, वो आगे भाग रहा है, हम दोनों उसके पीछे भागे। सडनली मनोज भाई कहते हैं जीप 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 जीप, तो वो जीप में बैठे, वो चला रहे हैं और मैं इधर बैठा हूँ। हाँ। मैं बाहर, मैंने बॉडी अपनी बाहर निकाली हुई, खड़ा हूँ जीप के बाहर, उस पे हाँ, पायदान पे पाँव रख के ऐसे खड़ा हूँ, बाहर निकल के ऐसे, और वो आगे भाग रहा है। अब हम जीप जा रही है, ऐसे बांस दुकानों में से बांस और रॉड ऐसे निकले हुए हैं। अब मुझे दिख रहा है सामने कि ये गाड़ी जा रही है, जीप जा रही है। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं बाहर हूं और वो आगे भाग रहा है, मार रुक, लोग चीख रहे हैं उसके पीछे। और मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये मुझे लग जाएगा और खत्म, फट जाएगा। तो अब टेक में है, क्या करें, जा रहे हैं, ये निकला हुआ है, चीख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मुझे लगा उसने मनोज भाई थोड़ा इधर कर लें, नहीं किया। उनको क्या पता कि यहाँ ये निकला है, दिख नहीं रहा उनको भी। तो मैंने क्या कि जा रही गाड़ी, जैसे ही वो सामने इधर आया, मैं झुका, अंदर हुआ, और फिर जैसे वो पास हो गया, फिर बाहर निकला। तो वो इंस्टेंट इम्प्रोवाइजेशन जो था ना, हाँ। लेकिन जब तक, जितनी देर तक वो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि सर फटेगा सर फटेगा सर फटेगा, तो वो हालत खराब, तो वो मुझे नहीं भूलता। कभी कभी ख्वाब में मेरे आता है कि ढक से अच्छा बच गया, शुक्र है बच गया, आप अंदर हो गए थे। हाँ। तो वो इंस्टेंटली वो चीजें इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है, करनी पड़ी। बट वो मजेदार सीन है, मतलब अगर आपको मूवी का कुछ रहे याद ना रहे, ये सीन आप नहीं भूलेंगे। अरे बिल्कुल नहीं। एक और सीन था उसमें, जो कि एक ठेला सा होता है ना, जो हाथ, हाँ ठेला जिसपे साइकिल सब्जी वगैरह बेचते हैं, वो वाला? नहीं, वो वाला नहीं, एक 3 पहिए का होता है वो। हाँ, आगे चलाते रिक्शे, पीछे वो ऐसे फ्लैट सा होता है, हाँ, सामान रख के ले जाने वाला। हाँ। तो वो बॉम्ब फेंकता हूँ मैं कसाई की दुकान पे, बॉम्ब फेंक के मैं भाग रहा होता हूँ। तो वो चेस था कि सब लोग मुझे घेर लेते। तो वो वैसा वो रिक्शा सा वो खड़ा हुआ था। तो अनुराग ने कहा ऐसे करिए, यहाँ से निकली, और उधर एक थोड़ी पहाड़ी सी थी, वहां से उसके ऊपर चढ़ के नीचे कूदना था। मैंने कहा ठीक है। मैं जा रहा था, पीछे मैंने देखा ये रिक्शा, तो मैंने कहा यार, ये रिक्शे के ऊपर चढ़ के यहाँ से छलांग मार के जाऊँ क्या? तो देखा मेरी तरफ, कहता भाई आराम से लग जाए। हाँ, मतलब कि अब वो सब पूरा छुरे वुरे, कसाइयों में छुरे वुरे निकाल के खड़े हुए थे सब। तो मैंने कहा यार एक ट्राई करते हैं। एक टेक हो गया था, तो मैंने कहा एक, अच्छा ये भागने वाला हो गया था? हो गया था, एक टेक हो गया था, दूसरा टेक करना। मैंने कहा यार इसके ऊपर से जंप मारता हूँ। कहता भाई देख लो। तो दूसरा वाला टेक किया मैंने, तो उसको अच्छा लगा, तो कहता एक और करते हैं भाई। अब वो अनुराग, वो लालची आदमी, हाँ, वो लालची आदमी का अगर एक्टर कुछ दे देता है तो उसको कहता हाँ और बढ़ाते हैं इसको, और चाहिए। हाँ, तो वो वैसा डर मजेदार वो है। तो उसने, फिर मैं, और चप्पल पहने हुए था मैं, तो वो चप्पल उस बार जाहिर है जोश आ गया कि डायरेक्टर को पसंद आई बात। तो मैंने शायद और ऊंची छलांग मार दी। अब यहाँ जमीन से आया, इस पे ठेले पे चढ़ा, और यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, ये मारने के लिए छुरा मार रहा है। तो बहुत ऊंची छलांग मारी, और जब मैंने लैंड किया तो ये मेरे चप्पल थोड़ा सा स्लिप हुआ। चप्पल पहना था आपने? हाँ, तो वो स्लिप हुआ और पैर में मोच आई। फिर लोग आगे उनको डॉज करते हुए ऊपर चढ़ के नीचे छलांग मारी, कट हुआ। अच्छा, मोच मतलब होने के बाद, ट्विस्ट होने के बाद आप दौड़ रहे हैं? दौड़ रहा हूँ, पूरा शॉट कंप्लीट किया मैंने, फिर कट, और फिर कट हुआ। तो जब मैं वहां से उतरने लगा, आया वापस, तो लंगड़ा रहा था। तो अनुराग ने कहा भाई क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ी सी वो पैर में मोच आई। तो मैं ऐसे ही एक चबूतरा सा बना हुआ था, वहाँ बैठा, तो बस लंगड़ा के आ रहा था, किसी सहारे से आ रहा था मैं, तो बैठा, और अनुराग ने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे, क्या यू ओके? मैंने कहा हाँ है, एंड आई फेंटेड। तो 30 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गया था। दर्द इतना शदीद था। तो उसके बाद फिर 30 सेकंड के बाद ही मुझे होश आया, और कहता भाई आप, उसने एक खाट सी लगी थी, वहाँ लेटा दिया, आप लेट जाना, और स्प्रे व्रे मारा, वो भी। फिर उसके बाद लाया कैमरा, भाई देखो ये हुआ।
तो उसने रिप्ले दिखाया है कि ये ऐसे मोड़ा, आपका यहाँ लैंड किए, थोड़ा सा पसीने की वजह से थोड़ा चप्पल स्लिपरी हो गया था। हाँ। तो ये कहते ये देखो ये हुआ। नहीं तो बहुत शानदार था, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं एक पूरा होता। कहता भाई, लेकिन कमाल की बात यह है कि आपने शॉट छोड़ा नहीं, बीच में नहीं छोड़ा कि लग गई वहीं पे बैठ जाता। शॉट कंप्लीट कर दिया आपने। बड़ी बात है, मतलब चोट लगने के बाद फिर कंप्लीट करना एक बड़ी बात। तो वो वही मैं कह रहा हूँ, एड्रेनलिन फ्लो इतना ज्यादा होता है ना, काम पहले होता है ना, कि अब जाहिर है आप जान तो नहीं दे देंगे, लेकिन जितना मुमकिन होता है आप। हाँ। तो ये दो चीजें तो मुझे अभी फौरी तौर पे याद आ गई जो कमाल की है। आपके वक्त में जब आप कॉलेज में थे, क्या ये पर ऐसे ही जिए थे आपने भी, इतने ही लड़ते झगड़ते? नहीं, मैं जरा झगड़ालू किस्म का इंसान नहीं था, मैं बड़ा शरीफ इनोसेंट था। सच में? या फिर आपके जो क्लासमेट होंगे फिर कमेंट करेंगे झूठ मत बोलो? नहीं, कोई नहीं ऐसा करेगा। नहीं, मैं बहुत सादा सरल जिंदगी जीने वाला इंसान। इन चीज़ों में मैं तो इनफैक्ट एमयू में भी जो होता है ना, चायबाजी ढाबेबाजी जो होती है वो भी नहीं करता था। एक तो मेरे बड़े भाई भी थे वहाँ पर, तो थोड़ा ये भी रहता था कि, और वहाँ पर रिश्तेदार भी थे और भदोही के बहुत सारे लोग थे, तो अब मेरे मिजाज में भी ऐसा नहीं था कि मैं खुराफाती था नहीं, बस काम से काम रखता था। फिल्में देखने जाता था, पिक्चर हॉलों पे कभी लड़ाइयाँ भी देखी हैं मैंने कि भाई किसी की साइकिल गिरा दी किसी ने, या टिकट विकेट के चक्कर में कुछ हाथापाई हो गई, वो सब चीज़ें हुआ करती थी। ब्लैक से टिकट निकालना है या ब्लैकिए को पूछने वाली थी, आपने ब्लैक में टिकट्स लिए हैं? बहुत। तो ये भी खुराफात में ही आता है। हाँ, कॉलेज के दिनों में। हाँ। और अच्छा, अपने गुल्लक की हम बात करते हैं जी। गुल्लक भी काफी रिलेटेबल है, हर मिडिल क्लास फैमिली गुल्लक से रिलेट करती है। हर मिडिल क्लास, लगभग इंडिया की हर मिडिल क्लास, हम तो करते ही हैं। हमारे घर में भी वैसी ही चीजें होती हैं जैसे गुल्लक में देखने को मिलती है। आप कितना उससे रिलेट करते हैं? जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं क्या जो आपको अपने घर ले जाती हैं कि अरे ये तो घर पे भी होता था? गुल्लक की तो पूरा गुल्लक उसी फॉर्मेट पे है ही। आप हर चीज़ से रिलेट करते हैं गुल्लक की, और क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा पॉपुलेशन का मिडिल क्लास का है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस चीज़ से रिलेट करती है, न सिर्फ इंडिया में, मेरे ख्याल वर्ल्ड ओवर। घर से लेके, पहनावे से लेके, घर के बर्तन, घर की दीवारें, घर के पर्दे, उसमें जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके के रिश्ते हैं, जिस तरीके की ज़बान है, जिस तरीके के रेफरेंसेस हैं उसमें, और जो उसकी अदायगी है, उसके उस ज़बान उस शो का एक फ्लेवर है, उसकी ज़बान का एक फ्लेवर है जो कि और शोज़ में नहीं दिखता। हाँ। और वो बड़ा मज़ेदार फ्लेवर है उसका। और वो फर्स्ट सीज़न में हमको उसका एहसास इतना नहीं था, और वो बनते बनते अब तो ऐसा हो गया कि यही है। मतलब कि कभी तो दूसरे शो में ये होता है कि वैसा सीन कुछ आ जाता है तो अपने आप को रोकना पड़ता है कि नहीं, गुल्लक वाला नहीं। ये तो गुल्लक वाला हो जाएगा, गुल्लक वाला नहीं। हाँ। और लोग, और अगर मैं काम कर रहा हूँ या मेरे ख्याल में जो भी हम चारों पांचों में से जो भी हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो ये मेकर्स को भी एहसास होता होगा कि यार अरे ये तो गुल्लक हो गया यार, नहीं गुल्लक वाला नहीं, तो वो चेंज किया जाए। हाँ, तो गुल्लक हो जा रहा है। हाँ। बट नहीं, गुल्लक एक्चुअली हर इंसान रिलेट कर पाएगा। इतना मतलब इतना सिंपल, इतना आसान भाषा का इस्तेमाल, जैसे आपने कहा ना, उसका एक टेस्ट है, उसका अलग ही फ्लेवर है। वो इतनी सिंपल और इतना आम यूज किया गया, इतना आम है। जैसे मैं कल ही देख रही थी बैठ के, तो जिस तरीके से वो वाइफ कहती है कि मतलब वॉशरूम, मतलब कई सारे, मैंने बहुत सारे आपको इंटरव्यू से पहले स्टडी करती हूँ, तो मैं देख रही थी लगातार, तो उसमें था कि किचन रहेगा, बाथरूम रहेगा, बाथरूम के बगल में किचन रहेगा, तो एकदम से कवर पे हाथ रख के बोलती है किचन के बाथरूम के बगल में बनाओगे किचन, वहां बनेगा खाना। तो एकदम से मुझे मेरी फैमिली एकदम मैं वापस गई। मेरा एक घर था इलाहाबाद में, तो पापा ने भी यही डायलॉग बोला कि बाथरूम के बगल में किचन, तो मम्मी बोली वहीं खाओगे खाना, तुम खाना भी वहीं खा लेना।
तो वो एकदम रिलेट करने वाली चीजें कि प्योर रिलेट कर गया, मतलब शब्द भी वही, ये नहीं कि हम बड़े भारी शब्द यूज कर रहे हैं, तो बहुत मजेदार लगा मुझे। तो ये तो देखिए क्या है ना, अब क्योंकि फ्लैट सिस्टम में हर चीज, आपको वॉशरूम भी वही है, टॉयलेट भी वही है, मतलब टॉयलेट बाथरूम और कमरा भी वही है। वरना आप अगर छोटे शहरों में जाएं या गाँव में जाएं आप, तो टॉयलेट जो होता था वो आंगन पार करके होता था, दूर पे होता था। तो वो चीज आपको दिखाई देती है। आप जिस तरीके के पिता हैं सीरीज में, रियल लाइफ में वो ऐसे ही आप पिता हैं? काफी हद तक मुझे तो इनफैक्ट अब तो ऐसा लगने लगता है कि मैं संतोष मिश्रा की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा हूँ, या संतोष मिश्रा जमील खान है, या मतलब वो बहुत गडमड हो गया, बिल्कुल इतना मिल गया है वो दोनों किरदार कि कभी कभी फैमिली में भी मेरी बीवी भी कभी कभी टोक देती है, मतलब कि अच्छा तो संतोष मिश्रा आ गए घर पे। अगर कोई ऐसी बात होती है तो संतोष मिश्रा को निकाल दीजिए बाहर। तो कब यार मैंने जानबूझ के थोड़े ऐसा कुछ किया है। तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे संतोष मिश्रा को मैंने जो जिस तरीके से उसको कैरेक्टराइज किया है, वो शायद आप अपनी ज़िंदगी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बिलीफ्स, अपनी सोच किरदार में डालते हैं, और वो किरदार क्योंकि इतना रियल है, इतना नॉर्मल रेगुलर है, और कोई उसके अंदर कोई खोट, कोई कपट नहीं है सच। तो मैंने उसको लिखा भी वैसे ही गया है, और मैंने अपने न्यूआंसेस जो डाले हैं उसमें, या उसकी सोच जो मेरी अपनी तैयारी, उसका बैकग्राउंड जो मैंने अपने लिहाज से तैयार किया, जो लिखा नहीं है, या जो उसके थोड़े थोड़े न्यूआंसेस जिनको बोलते हैं, वो जो मैंने डाले हैं, तो मुझे लगता है कि हर किरदार में आप अपना कुछ हिस्सा डालते हैं, तभी वो रियल लगता है। हाँ, तभी वो रियल लगता है, आप उसको कनेक्ट करते हैं उससे, और आप उसको जी पाते हैं। तो उसी तो मुझे लगता है कि संतोष मिश्रा बहुत ज़्यादा नज़दीक है जमील खान के। भाई मेरा फिर से सवाल, जमील खान थोड़ा सा संतोष मिश्रा बन गए हैं, या संतोष मिश्रा जमील खान बन जाते हैं कभी कभी? मतलब कौन सा वाला ज़्यादा आपके अंदर पार्ट रहता है नॉर्मल लाइफ में? नहीं, जमील खान तो जमील खान ही रहते हैं आमतौर पे नॉर्मल लाइफ में, लेकिन ये कि शूट पे ना, इनफैक्ट कुछ ऐसा हुआ भी था मुझे, हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। क्या होता है कि हम लोग जब शूट करते हैं तो एक दिन पहले उसकी रीडिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस रात, मतलब कल अगर शूटिंग है तो आज रात को उस पर एक डिस्कशन होता है, रीडिंग होती है और चर्चा होती है। तो उसमें एक बार मैंने बोला भी, मैंने कहा यार ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन पता नहीं जमील खान का है या संतोष मिश्रा का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन है, ऐसा हो रहा है। और मैंने, अब आपने बोला ऐसा तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऐसा बोला था। मैंने कहा यार ये रिस्पॉन्स जो है इसका, ये जमील खान का है या संतोष मिश्रा का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो वहां पर शूटिंग के टाइम पे तो बहुत होता है, महसूस होता है ये चीज कि ये जमील खान है, खुद को ही महसूस होता है। हाँ। ओके, आप एक बात मुझे जाननी है कि आप भी 2 भाई हैं? हम 4 भाई, आप 4 भाई, एक गुजर गए। अच्छा, आप 4 भाई रहे, बचपन तो 4 भाइयों के साथ ही रहा। यहाँ 2 भाई हैं, आपस में जी भर के लड़ते हैं। तो आप 4 भाइयों का कैसा कनेक्शन था? कि बड़े थे तो अदब वगैरह मेंटेन रहता था कि अदब से पेश आ रहे, या फिर वो बचपना तो रहेगा ही, तो वो बचपना वाला ज्यादा था? कौन सा वाला चीज था? और आप लोग भी ऐसे ही? मैं सबसे छोटा हूँ। अरे फिर तो 2 जो बड़े हैं उनका तो लिहाज था ही, और वो जो मुझसे ठीक बड़े हैं, वो उनसे बहुत छुटपन में, नैनीताल जाने से पहले उनसे लड़ाइयाँ होती थी खूब। हाँ, खूब होती थी। इनफैक्ट एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि लड़ाई झगड़े में कोई ब्लेड था या कुछ चाकू आता ना, लाइट गई थी, उसमें चल रहा था, तो यहाँ मेरे लग गया था, कुछ कट गया था यहाँ पर। तो फिर जाहिर खून वून निकला। तो अम्मी ने, फिर अब्बू जब आए शाम को, तो अम्मी ने बताया कि ये देखो ये कांड हुआ है आज। तो फिर भैया की पिटाई हुई। हाँ। और फिर उसके बाद वो देख रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरी पिटाई हुई है, तो बताता हूँ तुम्हें इसके बाद
ऐसा होता है? अरे रे रे। आपके गुल्लक में भी पूरा यही हाँ। बताता हूँ। हाँ। मेरी तो बहनों से भी लड़ाई होती थी। हाँ हाँ, मेरी छोटी बहन है। अरे छोटी बहन है, फिर हाँ, तो उसके साथ भी लड़ाई होती आप थी मेरी। पिटे या आपने पीटा? नहीं, इतना नहीं हुआ? पीटना पिटना उस छोटे वक्त में? छुटपन है ना, बहुत छुटपन में, हाँ, तो वही। छोटी थी तो वो उस वक्त तो लड़ाइयाँ मतलब वही कि नोच लिया। बहनें तो नोचती ज्यादा है ना, या बाल खींचेंगी, बाल खींचना। वही ज्यादा करती है। तो और अब बहनों को धक्का दे दिया या कुछ ऐसा, डांट हमें पड़ती थी कि तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए। बड़ा हमेशा ही इसी ये चक्कर लाइन में डांट सुनता है। खाता है। और दूसरा ये कि तुम लड़के हो, लड़की में हाथ उठाते हो। अब बचपना इतना, इतने छुटपन में लड़का लड़की क्या कोई समझ थोड़ी आता है, सब बराबर ही रहता है। सब बराबर ही रहता है। हाँ। हमारे यहाँ भी हम भी बहुत मारते थे। आपने बताया कि ब्लेड वगैरह, चाकू फेंक के मारा था, बच गए थे। जस्ट बगल में लगा था, बगल में लगा था, दरवाजे में लगा था, दरवाजा लकड़ी का था तो निशान था। फिर हमारे पापा तो आर्मी में थे, तो जब वो आए तब मम्मी ने से दिखाया कि ये हुआ है यहाँ पे, तो बहुत डांट पड़ी। मेरे जो दूसरे वाले भाई थे, जो अब नहीं रहे, वो ये उंगली टेढ़ी देख रही हैं आप, हल्की सी है, ये बैट मारा था उन्होंने, मैंने ऐसे हाथ किया तो ये टूट गया था वो। तो वो बहुत खुराफाती थे, बहुत खुराफाती थे, अल्लाह जन्नत दे उनको। मतलब वो तपती हुई धूप होती है गर्मी की वहां पर, छोटे बच्चे जो होते थे उनको अगर बदमाशी करें तो उठा के ऐसे छत पे से नंगे पांव खड़ा कर देते, खड़े रहे, हिलना नहीं। ये चलता रो रहे वहां पर। जिसका बच्चा होता तो वो आता थे, भाई को पड़ती थी बदतमीज, धूप में खड़ा कर दिया उसको, और वो मजा लेते थे वो। अच्छा, फिर पापा डांटते नहीं थे? पापा तक बात पहुंचती थी? हाँ हाँ, अरे वो उनको डांट वांट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त बहुत बदमाश थे। हम भी बहुत बदमाश थे। एक बार भैया कराटे सीख के आया था, तो उसने कोई तो शॉट सीखा था मारना, तो सीधे ही मारा था। मैं 3rd क्लास में थी, भैया 7th में थे। मैं ऐसा गिरी थी कि मैं बेहोश थी अगले 15 मिनट तक, और ऐसे मतलब छाती पे निशान थे ऐसे नीले रंग का पैर का। तो ये गुल्लक देख के ना सब याद आता है। और हम लोग जब वीडियो कॉल में अब सब बात करते हैं, अब सब बड़े हो गए हैं, सब शांत रहते हैं, सबका परिवार है अपना अपना, बहुत आराम से हम लोग बात करते हैं, लगता ही नहीं कि हम वही बच्चे हैं। हाँ, और क्या। जो आइसक्रीम के लिए लड़ जाते थे हम लोग, तो बुढ़िया के बाल आता है उसके लिए लड़ जाते थे, तो उन चीजों के लिए लड़ने वाले लोग अब हम बड़े आराम से बात करते हैं। तो भी मैं याद दिलाती हूँ कि गुल्लक देखा नई सीरीज देखना, उसका नया आ गया, देखना मजा आएगा। ठीक है, साथ में देखेंगे, क्योंकि ये चीज हम साथ में ही इंजॉय करना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली जब भी साथ होती है, तो मैंने इसीलिए हम लोग बैठे रहते हैं कि इस दिन जब पूरी फैमिली साथ होगी हम फिर देखेंगे गुल्लक, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमें एक साथ देखने में मजा आता है, एक साथ याद करने में मजा आता है। बिल्कुल। और गुल्लक की एक ये बहुत अच्छी चीज हो गई है कि कभी ऐसा होता है ना कि कभी कोई मौका आया, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, तो कुछ बातें हुई, तो यार ना ऐसा है, आज रात को ना गुल्लक देखते हैं सब लोग। हाँ। तो मतलब किसी को बर्थडे हुआ या कुछ ऐसे परिवार इकट्ठा हुआ ना, हाँ, फैमिली इकट्ठा हुआ, खानदान इकट्ठा हुआ, तो आज यार साथ में गुल्लक देखते। होता ना कि बहुत सारा आज दारू पीते हैं या कुछ होता है ना। हाँ, तो लोगों को फन मिलता है ये सब करने में, तो वैसे ही गुल्लक हो गया है फैमिली वाले लोगों के लिए, जो जब भी परिवार इकट्ठा होगा तो चलो यार आज गुल्लक देखते हैं हम सब साथ में। रिपीट व्यूइंग बहुत थी उसकी, बहुत ज्यादा रिपीट व्यूइंग लोगों के अंदर, देख लिया लेकिन फिर देखेंगे यार, मन नहीं भरता ना। हाँ, मन नहीं भरता, उन यादों से मन नहीं भरता, अपनी खुद की यादों से। और फिर गुल्लक तो हमें फिर से एक बार जीने के लिए वो करती है, मदद करती है उस चीजों को, तो उन चीजों को हम फिर से जीते हैं वो मूवी, मतलब गुल्लक देख के। काफी मजेदार रहा मेरे को। बहुत सारे किस्से हमारे घर के, तो बहुत ही हम छुटकपन में जो कहते हैं, इतनी शैतान थे, बहुत पिटे थे मम्मी से, बहुत ज्यादा पिटते थे। हाँ, मतलब ये चीज, और बिल्कुल ऐसे ही होता था कि पहले गुस्सा करती थी, फिर रोती थी, फिर उसके बाद हम मनाते थे सॉरी बोल के, और फिर नॉर्मल हो जाता था सब कुछ, और अगले दिन ऐसा होता था कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही 4th सीजन में है कि गुस्सा हुआ बच्चा, लड़ा, देन अगले दिन माफी मांग रहा है, मतलब कुछ वक्त बाद माफी मांग रहा है। तो सेम चीजें हमारे घर में भी थी। तो ये परिवार का तो वही है ना, कि इसीलिए तो परिवार होता है ना, कोई चीज दिल में नहीं कुछ भी, हाँ, दिल में नहीं रहती। मतलब कि आज लड़े, गुस्सा किया, जो कुछ भी हुआ, फिर नॉर्मल। और ये बच्चों में भी होता है, माँ बाप में भी होता है। मैं अपने अम्मी अब्बू को देखता था कि एक दूसरे को सुना रहे हैं, अरे क्या अभी खाना तैयार नहीं है, बार बार किचन में आ जाते हैं, बैठिए आप तैयार हो जाएगा तो पहुंचा देंगे, ये वो। और फिर उसके बाद
5 मिनट बाद ही दोनों एकदम आराम से बातें हाँ करें। एकदम फुसुर फुसुर बातें कर रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग देख के कह देते हो अभी 2 मिनट पहले लड़ रहे थे, लोग चीख रहे थे एक दूसरे को। तो वही तो मजा है परिवार का ना, इसीलिए तो बात है। परिवार परिवार होता है। अच्छा, मैं 2 सवाल फिर से पुरानी बातों के ही कि मैंने एक चीज नोटिस की, आपने जितना हो सकता है उतना टीवी अवॉइड किया है, टीवी में काम करना, टीवी सीरियल्स में आई मीन। ऐसा क्यों रहा? और फिर आपने सीआईडी में काम किया है, क्यों इतना सब अवॉइड करके फिर सीआईडी? और वो क्या होता है ना कि माली तंगी जो होती है ना, हाँ। हालांकि मेरा परिवार ऐसा था जो जहाँ से कि मैं मदद ले सकता था, लेकिन मैंने अपना एमए ख़त्म करने के बाद घर वालों से कहा कि मुझे अब आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो मैंने खुद, मेरा अपना फैसला था, खुद को गवारा नहीं। हाँ। तो और मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी थी। तालीम की, एजुकेशन की जो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट दिया और तब तक मुझे फुली सपोर्ट किया फाइनेंशियली, हर लिहाज से। जब एमए ख़त्म हो गया तो मैंने कहा भाई अब ठीक है, अब हो गई आपकी जिम्मेदारी, अब आप लोग ऐश कीजिए, बाकी अब मैं अपना संभालता हूँ। तो उस वजह से वो था कि टीवी पता नहीं मुझे अपील नहीं करता था। और टीवी थिएटर कर ही रहा था मैं आई डोंट वांट टू लुक डाउन ऑन एनीथिंग, नॉट पास एनी काइंड ऑफ जजमेंट, बट मुझे वो फैक्ट्री में जैसे काम होता है ना कि चर्निंग आउट वर्क डे आफ्टर डे, डेली सोप, वो मेरा मिजाज वैसा है नहीं और वैसा काम करने की मेरी चाहत भी नहीं थी। हालांकि पैसे की लालच मुझे अक्सर लोग दिलाते थे, वह यार अच्छा खासा पैसा है, तुम क्यों करो, सारे दोस्त कहते थे, लेकिन मुझे पैसे की लालच कभी रही ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने एक काम किया है तो उसके पीछे शायद 50 काम मना किए हैं, तब जाके एक काम किया है। वो उसको नसीब कह लीजिए या उसको मेरी फितरत कह लीजिए, चूज़ी होना कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए। थोड़ा सा लेड बैक हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब वो काम करने की वो नहीं है कि मतलब रोज़ जुता रहूं कोलों के बैल की तरह, वो टीवी वैसा ही होता है। अच्छा। तो टीवी में मैं वैसा काम करना नहीं चाहता था, और शायद इतना ज़्यादा फोकस के साथ टीवी में काम होता भी नहीं, क्योंकि रोज़ के रोज़ आपको निकालना है सर्टेन नंबर ऑफ मिनट्स। तो न उसमें लिखावट में उतना ध्यान देते हैं, न उसके डायरेक्शन में, न परफॉर्मेंसेस में, न किसी चीज़ में। तो वो अब आप जब थिएटर किया हुआ आपने, और एंड यू वर्क विद द बेस्ट, यू कांट गेट बेटर देन नसीर भाई एज फार एज थिएटर इज कंसर्न। तो फिर आपको लगता हर चीज़ बड़ी फीकी लगती है, यानी क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। तो ये होता था कि भाई चलो पैसे नहीं है और थिएटर में पैसे होते नहीं है, तो घर कैसे चलेगा, किचन से कैसे चलेगा, इसलिए वो कुछ एक जो टुकड़े में कुछ किया होगा तो उसमें से ये रहा होगा। कमर्शियल्स भी आपने किए थे, उसमें तो अच्छे पैसे मिले होंगे। एड्स की बात करिए। हाँ, अरे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, और उसी ने मुझे सस्टेन किया है। मेरी जो ताकत बनती थी उस ज़माने में काम को मना करने की, क्योंकि अगर आपका पेट खाली है तो और सर पे छत नहीं है तो आप झक मार के जो भी काम मिलेगा करेंगे। तो मुझे वो ताकत देती थी एडवर्टाइजिंग या वॉइस ओवर्स जो थे, वो ताकत देती थी काम को मना करने की, कि अभी है यार पैसे। कुछ तो बड़े घटिया भी काम किए हैं मैंने, ऐसा नहीं है, वो भी वही वजह, मजबूरी। और हर दौर की अपनी एक मजबूरी, एक डिमांड होती है, उस लिहाज से किया। देखिए जैसे उस ऐड की बात कर रहे थे, उसके बाद मेरे पास इतने सारे एड्स के ऑफर आते थे, उसी तौर के, उसी टाइप के। हाँ, तो मज़ा नहीं आता। तो लोग मुझसे कहते थे घर बैठे हो, इतने पैसे आ रहे हैं, क्यों ठोकर मार रहे हो। आज भी मेरी बीवी बोलती है मुझसे कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाई, हाउ डू यू टर्न डाउन मनी एंड वर्क। तो मैंने कहा यू वोंट अंडरस्टैंड, लेट इट बी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। वो कहती है लो लाखों का काम छोड़ के आप ये कभी कभी बड़ा छोटा सा उठा लेंगे कि हाँ ये कर रहा हूँ। तो कहती इतने कम पैसे वाला आपने कर लिया और इतने ज़्यादा पैसे वाले आपने मना कर दिया। मैंने कहा लॉजिक मत ढूंढो उसमें, वो इट हैज़ नथिंग टू डू विद लॉजिक, वो पैसा कमाने की मशीन नहीं हुए।
वही जो खुद को सुकून देता है, हाँ, जिस चीज से आपको और जब लगता है। हाँ और जब पैसा है और काम नहीं करना है, ये काम पसंद नहीं आ रहा तो क्यों करूं? ये है एकदम भदोई वाली सोच है, एकदम नहीं करना नहीं करेंगे, हाँ, बस अपने से रहेंगे। हाँ। अच्छा, आपकी इतने सारे रोल्स में आपका खुद का पसंदीदा कौन सा कैरेक्टर है, खुद का जो आपने प्ले किया है? अभी तो देखिए संतोष मिश्रा से बड़ा कोई रोल नहीं है, और क्योंकि उसकी वजह यही है कि 2018 में मैंने शूट किया था, 19 में आया था तब से लेके अभी तक वो चला ही आ रहा है। और क्योंकि साल दर साल लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लोगों के जहन में, दिलों में बस गया है वो, तो उसका रिकॉल फैक्टर बहुत ज़्यादा है और लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि संतोष मिश्रा जैसा कैरेक्टर मैंने प्ले किया और लोगों को इतना पसंद आया, तो वो है। और उसके अलावा लॉयंस ऑफ पंजाब हाँ, नाम की एक फिल्म थी, उसका किरदार मुझे बहुत पसंद है, बेबी का किरदार मुझे पसंद है। देवी मिर्चा। हाँ, तो ऐसे हैं, मैं अब याद क्या करूँ मैं उनको, कोई बात जो पीछे चला गया वो रह गया। तो कुछ चीजें याद रखती है, जैसे आपके असगर के शॉट्स, ये जो अभी आपने हाँ। बताए, वो चीज। गैंग्स तो देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर तो एक कल्ट फिल्म हो गई है, तो उसके मीम्स बनते रहेंगे, उसकी वीडियोस वो वायरल होते रहेंगे। और वो फिल्म भी ऐसी है कि वो भी बहुत मज़ेदार है और लोगों से कनेक्ट करते हैं लोग उससे। तो हाँ, यही सब कैरेक्टर्स हैं। और क्या, थिएटर में भी जो प्लेस करता था तो उसके भी मेरे कुछ एक कैरेक्टर्स हैं। मंटो इस्मत आजिरा के कैरेक्टर हैं। कथा कोलाश जो प्रोडक्शन है वो जो मैंने किया था वो बहुत कमाल का था। तो ऐसे ही है। सर, इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। थैंक यू Thank सो you. मच जमील Thank जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ऑडियंस को ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे किस्से सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Radio City, Radio City, Radio City, रग रग में दौड़े सिटी।